कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों भारतीय संविधान पे इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है। MCQ क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वन लाइनर प्रश्नों को भी मैंने डाल रखा है। आप अगर देखना चाहते हैं, उसको लगाने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे विजिटर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिकों का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए पहले दोस्तों भारत का संविधान आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है। बस क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही? राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है कौन? भारत का संविधान। अब हम देखेंगे संविधान का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों संविधान का अर्थ पहला है, किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच एक संतुलन की तरह कार्य करता है। कौन? संविधान। आगे है, यह देश की सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। आगे पॉइंट क्या है? भारत के संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था बात समझ में आ रही दोस्तों? तो यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को भी परिभाषित करता है। संविधान जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्व यानी उनका कर्तव्य क्या है उसको परिभाषित करता है। अगला है, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। उसमें संविधान क्या होता है? देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। अब देखते हैं संविधान का निर्माण। तो दोस्तों संविधान का निर्माण देखते हैं। दोस्तों ये जो उड़ान आप हर जगह देख रहे हैं, तो ये उड़ान का संविधान की हिंदी होती है उड़ान। आइए देखते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में। तो सन 1924 की बात है। संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। कब? 1924 में दिया गया था। 1936 की बात करें तो 1934 की बात करें तो संविधान सभा के गठन का विचार M.N. राय द्वारा रखा गया था। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1935 में मांग की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी? तो ये ऑप्शन में रहता है 1935, याद रखिएगा। अगला है 1940 की बात करें तो इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव याद रखिएगा, ये 8 अगस्त की बात है। ठीक, 8 अगस्त 1940 की ये बात है। आगे देखते हैं 1942। तो क्रिप्स के संविधान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
यानी कि क्रिप्स, ये देखिए ये भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिप्स के जो संविधान का जो प्रस्ताव था उसको खारिज किस सन में किया गया था। तो प्यारे दोस्तों ये किया गया था 1942 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 1946 की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना, जिसको CMP भी कहते हैं, वो सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया। इसके जो सदस्य थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने द्वितीय राष्ट्र एवं 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। किसने स्वीकार कर दिया? कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया दोस्तों? 1946 में किया गया। और ये किस पर आधारित था? कैबिनेट मिशन योजना के पर आधारित था। आगे है सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। अगला है ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। आगे पॉइंट क्या है? संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों एवं नामित सदस्यों रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन था ब्रिटिश प्रांतों एवं नामित सदस्यों के द्वारा किया गया था। आगे है ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। आगे है महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। देखिए एक प्रश्न आता है उसमें कि कौन जो है वो संविधान सभा का गठन या संविधान सभा का सदस्य नहीं था या हिस्सा नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे। आगे है देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। आइए दोस्तों देखते हैं संविधान सभा की कार्यवाही के बारे में। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। आगे है वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। याद रखिएगा, फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये कब चुना गया था दोस्तों? ये चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ये भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। आगे चलते हैं। इसके उपाध्यक्ष थे वो 2 थे, HGS मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। आगे है इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी कि जो संविधान है उसका उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित रूप है। यानी जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो क्या है? इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप माना जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ। तो देखा जाए तो देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। आगे है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन के लिए हुई थी। बात समझ आ रही? यह योजना जो थी वो भारत के विभाजन के लिए थी और ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली थी। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में कौन से 2 बदलाव किए थे। तो पहला है संविधान सभा एक बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। दूसरा है संविधान सभा को 2 प्रकार का कार्य सौंपा गया। दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। भारत के लिए आम कानून का निर्माण व उन्हें लागू करना, जो कि GV मालवंकर की अध्यक्षता में हुई, और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और ये जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 तक ये जारी रहे। अगला है संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसलिए संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर
299 रह गई। बात समझ में आ रही? 389 से लेकर 299 रह गई। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों संविधान सभा के कार्य। मई 1949 की बात करें तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। बहुत पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हालांकि संविधान सभा ने ही या 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन यानी मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। तो ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 सत्र हुए थे। और कुल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। आइए कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। समितियों के बारे में बात करें दोस्तों तो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, ये जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शी समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। आगे था संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कि संविधान का प्रभाव में आना यानी इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उस समय इसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद उसकी उद्देशिका को भी लागू किया गया था। बात समझ आ रही है? ये संविधान के प्रभाव की बात की जा रही है। अब संविधान का प्रवर्तन के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए। नागरिकता, चुनाव, संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। आगे है संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है। आगे देखते हैं। तो संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। बात समझ आ रही? ये संविधान का प्रावधान है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या है। आइए देखते हैं। पहला है संविधान सभा का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ये हाथी है, याद रखिएगा। बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है ये। और सर सीवी रमन या सर वीएन राव की बात करें, सर वीएन राव की बात करें, माफ़ कीजिएगा, सर वीएन राव की बात करें तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और एचवीआर एंगर की बात करें तो संविधान सभा के सचिव थे। एसएन मुखर्जी की बात करें तो ये प्रारूपकार थे। और प्रेम बिहारी रायजादा की बात करें तो संविधान के लेखक थे। और नंदलाल बोस और बीआर सिन्हा की बात करते हैं तो ये संविधान के मूल संस्करण और सौंदर्यीकरण यानी सजावट के लिए जाना जाता है। किसको? नंदलाल बोस और बीआर सिन्हा को। फिर आगे आता है बसवंत कृष्ण वैद्य जो संविधान के मूल संस्करण और हिंदी लेखन से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान की संरचना के बारे में। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछता है इसमें से। आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है। आप देखते हैं भाग के बारे में।
अब देखते हैं भाग के बारे में। तो संविधान में भाग का तात्पर्य, संविधान में भाग का जो तात्पर्य यानी मतलब होता है वो समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है। पहला है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद के बारे में है दोस्तों। अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है और जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। अगला है, संविधान के प्रत्येक भाग में क्रम अनुसार क्रमगत नए अनुच्छेद होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां देख लें। तो अनुसूची की बात करें तो संविधान से संबंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक संसाधनों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या निर्देशकों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूची स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती है जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। अगला है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान का अधिनियम और अंगीकरण। तो भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन रखा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई थी। अगला है, प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगता है। दोस्तों ये दोबारा रिपीटेड है क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है, कई विचार विमर्श और कुछ संसाधनों के बाद संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। इसे भारत के संविधान की अंगीकृत तिथि के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। हालांकि संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के अधिनियम तिथि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये था आज का शानदार टॉपिक। आगे के टॉपिक का डिस्कशन हम कल करेंगे क्योंकि भारतीय संविधान एक ही दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिसको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको ऑनलाइन प्रश्नों को और MCQ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने मेहनत में सफल होते जाएंगे, उतनी जल्दी आपको अचीवमेंट मिलेगी, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक होते हैं, ये जितने भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आपके सिविल परीक्षाओं के लिए हैं या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए लागू है दोस्तों। इसे कोई भी वीडियो को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसी तरह से शानदार टॉपिकों को आपके बीच में लाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल का सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।